आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप ऑथेंटिक फॉलो दिस जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इंस्टेड ऑफ शेकिंग। आप पढ़ते हैं अखबार में भी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में पहले हम कैसे मिलते थे लोगों से, हाथ मिलाकर। बट अब क्या करते हैं, नमस्कार, हाथ जोड़ नमस्कार। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सोशल डिस्टेंस। ऐसा क्यों करा रहा है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि घर से difficulty. We are face. We are this world. पूरा वर्ल्ड है, बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है? पेंडेमिक का मतलब है कि जो पूरी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। क्या नाम है इसका? कोरोना। हम सब जानते हैं, बोलते हैं कि कोरोना एक्चुअल में क्या है? अगर हम देखें कि कोरोना क्या है, तो मैं इसको जो नाम दिया है वो क्या है? वी आई का मीनिंग क्या है? अगर देखें तो कोविड-19 का मीनिंग Admin है sir, we are not able to get voice. वर्डिंग्स। यस सर, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज टूट रही है। अब आ रही है क्या? सर हमने इसको नाम दिया है कोविड-19। आवाज आती है? हेलो? आ रही है क्या? तो अजय सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या बीच में विक्रम सर टेक ओवर कर सकते हैं जब तक आपके माइक आपका नेट स्टेबल होता है? ठीक है सर, देख लीजिए। विक्रम सर, वुड यू बी एबल टू मैनेज जब तक सर का नेट स्टेबल हो रहा है? I can take over. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्योंकि केवल सर के पास है या आप लोगों के पास है, क्या मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज कर सकता हूँ यहीं से? यस सर, अजय सर कर सकते हैं। अजय सर एक एक स्लाइड आगे कर सकते हैं जब तक आप। हाँ, बस एक स्लाइड आगे करवा दीजिए। आई विल टेक ओवर द क्लास। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही अभी? अब तो क्लियर है सर अजय सर, अभी अभी क्लियर हुई है। सर लेकिन बोलता बीच में हूँ, ब्रेक है। सर बोलता हूँ फिर मैं अभी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो बेटा जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने इस डिजीज जो हम बोल रहे हैं कोरोना, एक्चुअल में क्या नाम दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, कोविड-19।
कोविड मींस क्या है? C for corona, D for virus, D for disease, and this disease was spreading to 19. So WHO named it COVID-19. ठीक है, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ही हम घरों में हैं, और ये सब जो हो रहा है, जो हम ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट टाइम हमने देखा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो एक क्यों घर पे रह रहे हैं हम? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फेक्शन ना फैले। तो इसके साथ ही हमने एक वर्ड और सुन रहे हैं हम, क्वारंटीन, कि भाई क्वारंटीन। एक्चुअल में क्वारंटीन का मीनिंग क्या है? क्वारंटीन इज अ लैटिन वर्ड। इसका मीनिंग क्या है? 40 डेज। जो इसका लिटरल मीनिंग है वो है 40 डेज, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं हम कि कुछ दिन इंसान को अकेले में रहना है, आइसोलेशन में चले जाना है, जिससे कि इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत है किसी को तो वो किसी और को ना फैले। ठीक है, इससे मतलब क्या है? तो हम घरों में बड़े परेशान भी हैं बेटा, कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं और कुछ ठीक है, स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है 11th में, अगर हमें एक छुट्टी मिलती है ठीक है, 2 मिलती है ठीक है, लेकिन अगर इतनी छुट्टियां मिल जाएं तो क्या हो जाता है? हम बोर हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ा है ना आपने 11th में सब? हाँ सेम। अब तरीका क्या है इसका? हम कैसे अपने आप को भी सही रखें? इसका वे है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम अपने को सही रखें, पॉजिटिव रखें। अब पॉजिटिव रखना इतना जी नहीं है। एक्चुअल में क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है हमारी। एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आपसे कि एक शू कंपनी थी, एक जूता बनाने वाली कंपनी थी। उसने एक सिटी में अपने एम्प्लॉय को भेजा कि भाई सर्वे करके आओ, आप सर्वे करके आओ इस सिटी के अंदर कि हमारा क्या स्कोप है। तो एक जाता है एम्प्लॉय और वो आता है उसके बाद तो बोलता है कि अरे सर कोई स्कोप नहीं है, उस सिटी में तो कोई शूज पहनता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि जूते होते क्या है, तो हमारा कोई स्कोप नहीं है, दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। फिर सेकेंड टाइम एक दूसरे एम्प्लॉय को भेजती है कंपनी, तो वो आकर बोलता है अरे सर इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि पूछो मत, इमेंस पोटेंशियल है उस सिटी में, हमारी हमारी जो कंपनी है उसका इतना स्कोप है। तो वो बोलते हैं कि भाई वो कैसे? तो वो बोलता है कि सर उनको पता ही नहीं है कि शूज होते क्या हैं, वो तो नंगे पैर घूमते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे कि भाई अगर आप शूज पहनेंगे तो आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, कांटा नहीं लगेगा, पैर गंदे नहीं होंगे। तो इतने, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दोनों के उसमें एटीट्यूड में? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें ऐसे ही रहना है। तो आपने देखा कि अगर कंपनी किसको हायर करेगी, किसको आगे प्रमोशन मिलेगा, कौन आगे पहुंचेगा? सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे ही बेटा, थोड़ा सॉरी फॉर लेट क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? पहले एक कॉपी और एक पेन, और कुछ मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आपको वो लिखने हैं। और इन बिटवीन जैसे हम देखेंगे हमारा जब टॉपिक आगे चलेगा तो उसको भी आप नोट करते रहिए, मेन मेन पॉइंट को, और जो भी आपकी क्वेरी है वो भी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपनी जो लाइफ है उसमें आप 5 साल बाद कहाँ चाहते हैं अपने आप को? आप सब ये लिखेंगे आज इस क्लास के बाद, अभी नहीं लिखना आपको, क्लास के बाद ये लिखना है कि भाई मैं 5 साल बाद अपने को कहाँ चाहता हूँ, मैं कहाँ हूँ। ठीक है सर, स्पीकर सर बंद कर दीजिए एक सेकंड। क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो अचीव करने की तुम चाहते हैं, हमारा
अजय सर वापस से आवाज चली गई। हेलो। यस सर, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। अब आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर आप स्क्रीन चेंज कीजिए, कोई नई स्लाइड लगाइए। हो सकता है कि अगर उनकी आवाज बीच में मिस हो रही है तो सो दैट द अदर पैनलिस्ट कैन कंटिन्यू। स्क्रीन्स अजय सर के एंड से ही चेंज किया जा सकता है, वही शेयर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, वही आगे पीछे स्लाइड्स कर सकते हैं। So what are objective of economics? First objective क्या है हमारा? Understanding of some basic concepts and development of economic reasoning which are learners apply in their day-to-day life as citizen, workers and consumers. जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स है, जैसे भाई कि अगर डिमांड है, सप्लाई और डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, कि अगर किसी कमोडिटी प्राइस जाते हैं तो क्या पड़ता है या क्या पड़ता है, तो इसको अप्लाई करें कि महंगाई कैसे करेगा, क्या करना चाहिए, ये सब and sensitivity to the economic issues that the nation is in, कि हर उसकी जैसे हमारी Ajay sir, your voice is not clear. Ajay sir, I would request that you keep Yes, sir. sharing the slide, but ask Vikram sir और अमित sir to take over because आपका voice बहुत ज्यादा break हो रहा है। मुश्किल से 1 मिनट सही रहता है, फिर break शुरू हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। I would request कि आप slide manage करो और विक्रम सर से ओके ओके ओके, better है, उनको you can ask to take. ठीक है। Vikram sir, are you continuing? Yeah, sir. I'm just continuing. Okay. Yeah, please बेसिकली continue. स्टूडेंट्स अब तक जो अजय सर ने बताया वो बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसमें जो थर्ड है, इक्विपमेंट विद बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज। बेसिकली जब भी हम सुनते हैं कि इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमें ये समझाएंगे कि हम अपनी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको कैसे एनालाइज करें। This is pertinent for even those who may not pursue this course. अब आपको जानकर आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि अगर बीटेक करते हो तो भी आपको इकोनॉमिक्स एक सेमेस्टर पढ़नी पड़ती है, एमबीबीएस करते हो तो भी आपको एक सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द बेसिक टूल्स and statistical tools to analyze the economic issues, because economics ही तुम्हें समझाती है बेटा कि how to have the best and optimum use of your resources. Next slide sir. Ajay sir, next slide please. Ajay sir, next slide please.
विक्रम सर, अमित सर, मैंने आप दोनों के मेल पे भी अजय सर की पीपीटी भेज दी है। आप लोगों में से कोई एक बंदा उसको खोल के तब तक शेयर कर सकते हैं, अगर यहाँ अजय सर का नेट बार बार लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। Just a second, sir. I'm just checking. पीपीटी पहले ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर स्क्रीन कीजिएगा। It is in the process of opening. I've just accessed the PPT. विक्रम सर बोलिए, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आई एम जस्ट डूइंग इट। सर आप आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है भाई? सर बस एक मिनट दे दीजिए, आई एम जस्ट यूजिंग इट। सर मैं अजय बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? सर मोहन सर, अब आ रही है आवाज? यस सर, वी कैन हियर यू। हाँ सर, बेसिकली जो हमारी वीडियो थी पीपीटी, सर कंटिन्यू चाहता हूँ करना मैं। So students, जो fourth objective of economics था वो था development of understanding that there can be more than one view of an economic issue. So basically you have to have the necessary skills to judge the economic issues. Next one is see, basically there are two different persons कि भाई हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक्स क्या होता है और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं। सो वी आर गोइंग टू जज कि भाई इकोनॉमिस्ट और जो कॉर्पोरेट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो इकोनॉमिस्ट होता है वो फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद जो बैंकर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या कर सकते हो, देन बैंकर बन सकते हो, आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर्स। सो दीज आर द स्कोप ऑफ योर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स लेने के बाद देयर आर सो मेनी अनलिमिटेड स्कोप्स दैट यू कैन गो फॉर। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस बन सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, और बेसिकली पब्लिक सेक्टर रूल्स। अब इकोनॉमिक्स एक मात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको यूपीएससी से सेपरेट एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज मिलती है। सो बाकी किसी सब्जेक्ट में हो या ना हो, बट योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज गोइंग टू पे फॉर यू अ लॉट। Now we are to know your syllabus। बेटा देखो, जब भी कभी भी आपको कोई भी सिलेबस पढ़ना होता है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं कि वो सिलेबस है क्या, क्योंकि विदाउट नोइंग योर सिलेबस, जब तक आप अपने सिलेबस को जानोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। सो हियर वी आर टू नो योर सिलेबस। जब हम नो योर सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, कितने की वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? बिकॉज अगर हम किसी चीज को जानते हैं सो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। सो कमिंग टू दिस कि भाई नो योर सिलेबस, हम क्या करेंगे। सी, ये 2021 का आपकी पूरी जो इकोनॉमिक्स है उसका आउटलाइन है। उसमें इंक्लूड है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद करो बेटा, 11th क्लास में यू हैव जस्ट गो थ्रू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया है और यहाँ आप स्टडी करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें भी जो ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, दैट स्टैंड्स फॉर 10 मार्क्स।
इसका मतलब है कि इसमें से जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, जो थ्योरी का पोर्शन आएगा, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक न्यूमेरिकल पार्ट आएगा और जो बाकी है वो नॉन न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। विक्रम सर आ रही है आवाज? हाँ अजय सर, अब आ रही है? थोड़ा सा जल्दी कीजिए इसको, फिर ठीक नेक्स्ट है, पार्ट में कर लेता हूँ। ठीक है सर, मैं इंट्रोडक्टरी निकाल देता हूँ। उसके बाद बेटा मनी एंड बैंकिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट बजट है। सो दिस होल पार्ट कैरीज योर 40 मार्क्स, दिस होल पार्ट कैरीज योर 40 मार्क्स। और जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसको हम जो एब्रिविएटेड फॉर्म है उसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आईईडी कहते हैं, दैट आल्सो कैरीज 40 मार्क्स। यहाँ बेटा ये तुम्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देगा और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए देगा। उसके साथ आपका जो है ये प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का आएगा। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट में से 20 आउट ऑफ 20 स्कोर नहीं कर पाते हो, सो जो बेसिक ड्रीम ऑफ हैविंग अ परफेक्ट स्कोर इन इकोनॉमिक्स वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। नाउ आई रिक्वेस्ट अजय सर टू प्लीज टेक ओवर। अजय सर, आर यू लिसनिंग? Ajay sir, are you listening? Okay students, I have to continue. बेसिकली ये आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है। लास्ट ईयर तक जो ये पार्ट आप देख रहे हो इसमें 4 पार्ट हुआ करते थे, बट दिस ईयर द सीपीएसई हैज डन इट इन 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है वो है रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आपके जो 80 मार्क्स का टोटल पेपर वो होगा, 80 मार्क्स का जो आपके पास टोटल वो आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में से अजय सर, आर यू टेकिंग द क्लास? अजय सर? Vikram sir, please continue because I think he is facing problem with his network. So it will be better you continue and in between he can take over. Okay sir, I am just doing it. सी बेटा, अब ये आपके प्रेजेंटेशन उसके बारे में है जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 नहीं स्कोर कर पाते हो, देन योर ड्रीम ऑफ हैविंग द परफेक्ट स्कोर इन इकोनॉमिक्स इज लॉस्ट। नाउ सो बेसिकली सारी स्लाइड का एक ही काम है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ऑथेंटिक होना चाहिए एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन टाइम। अगर आप टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो, देन इट इज ऑफ नो यूज टू हैव अ प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे, दे कैन जज योर व्हाट वर्क एथिक्स एंड स्टूडेंटशिप बाय योर टाइमली सबमिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क। देन उस 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में आपको जो बाइफर्केशन है वो कैसे मिलेगी? देखो बेटा, 3 मार्क्स इज फॉर रिलेवेंस ऑफ योर टॉपिक। इसका मतलब है जो टॉपिक आपने चूज किया है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद नॉलेज एंड कंटेंट रिसर्च वर्क, आपने अपने टॉपिक को, अपनी जो थ्योरी है उसको प्रूव करने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं। देन प्रेजेंटेशन टेक्निक, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम्स, पिक्टोरियल्स और वाइवा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो you have to go through. हेलो। हाँ जी सर। विक्रम जी, अब आ रही है आवाज क्या? सर अब तो आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है यहाँ अब तो ऐसा कीजिए, स्क्रीन आप ही शेयर कीजिए, जो पीपीटी आप ही रन कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं टेक ओवर कर लेता हूँ थोड़ा बताने के लिए। ठीक है? ठीक है सर। ये जो लास्ट 20 मार्क्स इसके बाद आप ही कर लीजिए। ठीक है, आप शेयर कर दें जब मैं बोलूंगा। अभी इसको चेंज मत करना। ठीक है? ठीक है सर। अजय सर आप एक काम और कीजिए, अजय सर एक काम और कीजिए, आप अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा क्योंकि शायद आपके यहाँ बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी कम है, तो उससे थोड़ा सा शायद इजी रहेगा। वीडियो बंद ही किया हुआ है, बंद ही किया हुआ है। हाँ सर। अजय सर नाउ यू कंटिन्यू, इसी स्लाइड से आप ले लीजिए। हाँ तो बेटा ये है कि जैसे आप आजकल घर बैठे हैं, ठीक है, या इस प्रॉब्लम से क्या हुआ है, इस प्रॉब्लम से कुछ लोगों की इनकम कम हो गई है। जैसे कोई बिजनेसमैन है छोटा, तो उसकी शॉप बंद है या कोई फैक्ट्री बंद है, तो उससे क्या बोल रहे हैं वो कि मेरी तो इनकम ही कम हो गई है। जैसे आप लोगों ने कभी पार्टी की होगी, तो क्या करते हैं पार्टी करते हुए हम कि बच्चों ने 5 बच्चे उन्होंने मिलके पैसे इकट्ठे किए और फिर उसके लिए क्या किया, उसके बाद कि भाई खर्च करना है,
अगर आपके बर्थडे पे आपके पापा ने आपको बोला कि मैं 1000 रुपए देता हूँ बेटा और आप जाके एंजॉय कीजिए, तो आपको लगता है कभी कभी कि अरे 1000 रुपए में क्या मतलब मैं एंजॉय कर पाऊंगा? तो आप देखते हैं कि 1000 चलो पापा से ले लिए मैंने, और 500 रुपए मैंने मम्मी से ले लिए, और 500 रुपए मैंने दादाजी से ले लिए। वो आपके दिमाग में कि भाई कितने हो गए मेरे पास 2000, नाउ वी हैव आई हैव 2000 रुपीज, नाउ हाउ टू स्पेंड, अब मुझे वो कैसे खर्च करने हैं, ये भी मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में ही रहता है। तो इसलिए हम क्या बात करते हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि भाई कितनी मेरे पास इनकम, इनकम मींस कितना मेरे पास पैसा है और कितना मुझे खर्च करना है। तो कई बार हम देखते हैं कि पापा बोल देते हैं, अगर हमने कोई डिमांड की कि बेटा ये मेरे बजट से बाहर है, तो बजट में हम दो चीजें देखते हैं। अगर जैसे घर का बजट है तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम बात करें बजट का मीनिंग क्या है, तो हमारी यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सबसे सिंपल यूनिट है, छोटी यूनिट है। इसलिए आज हम उसके बारे में ही बात करते हैं कि जैसे हमारा फैमिली बजट होता है ऐसे ही गवर्नमेंट का बजट होता है। जैसे हमारी इनकम होती है, हमारे खर्चे होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? क्या मीनिंग है इसका? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो गवर्नमेंट की क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट्स, अनुमानित प्राप्तियां, कि उसको कितनी प्राप्तियां प्राप्त होंगी, अनुमानित है क्योंकि फ्यूचर के लिए बनाया हमने 2020 से 21, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ऐसी हमारे क्या है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। विक्रम सर, फर्स्ट पार्ट डील विद मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। सेकंड पार्ट classification of revenue receipts and capital receipts, and second classification of revenue expenditure and capital expenditure, and third part measures of government deficits, गवर्नमेंट के घाटे, उसको हम कैसे मापेंगे। नाउ कहां से आया बजट वर्ड? एक्चुअल में इट्स ए फ्रेंच वर्ड बुजेट। बुजेट मींस लेदर का बैग। जो ब्रिटिश चांसलर थे वो अपना बजट जब प्रेजेंट करते थे तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेदर के बैग में रखकर लाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, बजट। प्रेजेंट सेंस ऑफ टर्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1873। तो बुजेट, हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो कहां से डिराइव हुआ है बुजेट, फ्रेंच वर्ड से बजट। एक्चुअल में अदरवाइज हमारे यहां पर क्या होता है, हम इसको बोलते हैं अंडर 112 आर्टिकल्स में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट चेंज सर, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट चेंज सर, विक्रम सर चेंज कीजिए। What is the union budget? Under Article 112 of Constitution of India, the central government is constitutionally bound to lay down the annual financial statement of the country. This report is commonly known as the Union Budget of India, या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बोल देते हैं, सिंपली बजट। सर बैक जाइए, अभी बैक जाइए सर, जल्दी मत कीजिए सर प्लीज थोड़ा। ओके सर, ओके। मेरे बोलने के बाद चेंज कर दीजिए सर, ठीक है? ओके सर, ओके। जैसे हमारा यूनियन बजट है ऐसे ही हमारे स्टेट का बजट होता है, अपनी जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका बजट होता है, इवन घर का भी होता है। सबके क्या होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सब कहां से इनकम आएगी और कहां पे वो खर्च करेंगे। जो यूनियन बजट है इसमें दो बिल होते हैं, एक होता है फाइनेंस बिल एंड सेकंड होता है एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल का मींस है हाउ टू फिल इट, इस बैग को कैसे भरे। दैट मींस गवर्नमेंट जो टैक्स प्रपोजल लेकर आती है तो वो किस में आता है, फाइनेंस बिल में। एंड एप्रोप्रिएशन मींस टू ड्रॉ मनी, मनी को ड्रॉ करना है गवर्नमेंट को, तो वो किस में होता है, एप्रोप्रिएशन बिल में। बोथ ऑफ विच आर टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इंप्लीमेंटेशन।
ऑन अप्रैल 1 तो अगर बजट पास नहीं होगा तो 1 अप्रैल से जो गवर्नमेंट ने शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, उसमें वो गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन ए पेनी, एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाएगी, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्स, और ना ही गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज कर पाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 2017 से पहले बजट कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, और अब कब आने लगा है? 1 फरवरी को। क्यों? so that government can take maximum use of those 28 days, वो अपने फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल को पार्लियामेंट से पास करा दे। और इसमें बेटा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं चाह रहा हूं देना आपको कि इसमें जो मेन रोल होता है लोकसभा का होता है, फाइनेंस बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। विक्रम सर प्लीज चेंज। नाउ जैसे हमने बड़ा अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहां पे हमने ब्रीफली खाली क्या दिया है, इसकी हेडिंग्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको कंप्लीट नोट्स जाएं। तो विक्रम सर चेंज कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? Excuse me here. May I request you to invest little bit more time on the slides and do not move fast. हेलो सर, रुकिए, ठीक है सर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा कीजिएगा स्लाइड पे, so that people children can understand. ओके सर, ओके। विक्रम सर काइंडली। ओके सर, जब आप बोलेंगे तभी मैं आगे भेजूंगा सर। ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स है बेटा संसाधनों का आवंटन, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज कीपिंग इन व्यू द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कि जो हमारी कंट्री है उसका सामाजिक और आर्थिक कल्याण कैसे हो। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो फैक्टर को ध्यान में रखती है सरकार, वो चीज क्या है कि कैसे वो अलाउंस और टैक्स कंसेशन दे। द गवर्नमेंट गिव्स अलाउंस एंड टैक्स कंसेशंस to manufacturer to encourage investment especially in backward region। गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा बैकवर्ड रीजन है उसमें भी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए वो इंसेंटिव देती है मैन्युफैक्चरर्स को कि आप आइए, इंडस्ट्री लगाइए, आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स हॉलीडे बोलती है, 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। तो उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट देखती है कि प्रायोरिटी हमारी किधर है, हमारी वरीयता किसको देती है गवर्नमेंट। जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है, तो ऐसे में सरकार ने क्या किया है कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए हैं, जिससे कि वो अपना खर्चा कर सके, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब, काफी लोगों की जॉब चली गई है। सेकंड है इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो वस्तुएं और सेवाएं जिनका उत्पादन गवर्नमेंट खुद करती है। क्यों करती है बेटा? द गवर्नमेंट कैन टेक द प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट। जैसे रेलवे है, तो रेलवे का जो है कौन करता है? रेलवे को कौन चलाता है? भारत सरकार। चाहे वो लॉस सहे, लेकिन फिर भी, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन करती है और उसको उसमें प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती है, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा विक्रम सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। ये क्यों करती है? क्योंकि इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट। वो कोई भी कंट्री हो, उसमें आय और संपत्ति में समानता नहीं होती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की। हाँ, ये होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। So the government aims to bring equality through its tax and expenditure policy by imposing
a tax on the rich and spending extra on the well-being of the poor. जो रिच हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाती है और जो गरीब लोग हैं, निर्धन हैं, वंचित लोग हैं, उनको वो सब्सिडी देकर, उन पे खर्च कर कर और योजनाएं चलाकर ट्राई करती है कि कुछ जो असमानता है वो दूर हो पाए. ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी, और वी कैन से ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी. ठीक है बेटा, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था. अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता. द बजट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशंस टू अकम्प्लिश द एम ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी क्या कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसमें इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई और मंदी, ये साइकिल चलते रहते हैं. तो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि सब लोगों को सब चीज मिलती रहे. ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड बाय डिक्रीजिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. जब महंगाई होती है तो सरकार क्या करती है? सरकार, महंगाई क्यों है? क्योंकि हमारी समग्र मांग ज्यादा है, समग्र पूर्ति से लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करती है, जिससे कि लोग कम खर्च करें और उससे समग्र मांग कम हो पाए, एग्रीगेट डिमांड कम हो पाए. और दूसरी कंडीशन, जब मंदी होती है जैसे अब चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी आने वाले टाइम में? से जो भी गवर्नमेंट है कि वो पब्लिक को ज्यादा पैसा, गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है, ज्यादा खर्च करेगी, लोगों के पास पैसा पहुंचाएगी, जिससे कि वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, उससे प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और आउटपुट बढ़ती है. इस तरह से गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट है मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेज. Many public sector industries are built for the social welfare of the people. The budget is planned to deliver different provisions for operating such business and imparting financial help. जैसे LPG का वितरण है, रेलवे है, ये सब इसमें सरकार खुद मैनेज करती है, या जनरली ज्यादातर जो है सिटी, वहां पर पानी का वितरण है या बिजली का वितरण है, water distribution और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज डन बाय जनरली गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट मैनेज करती है. ये हमने बेसिकली देखे कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारे बजट के. जैसे हमारे घर में अगर हम बनाते हैं बजट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई बच्चे की एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना है, या किसको कम पैसा देना है, ज्यादा हमारा जो प्रायोरिटी है उसको ज्यादा पैसा देना है. जैसे अगर आप देखें बेटा, तो दिल्ली गवर्नमेंट का अपना बजट जो है कब आया था? मार्च में. और दिल्ली गवर्नमेंट का बजट ऐसा है पूरी कंट्री के अंदर कि जो सबसे ज्यादा जो अपना फंड है वो किसको देती है, एलोकेट किसको करती है? एजुकेशन. तो हम बड़े लकी हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, और तभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार इतनी जल्दी शुरू कर दी. सरकार ने प्राइवेट स्कूल भी शुरू नहीं कर पाए थे. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा. सो इस तरह हमने देखा कि जैसे हम अपने घर का बजट या कोई भी बनाता है, सब ध्यान रखता है कि भाई क्या जरूरी है, हम ज्यादा पैसे किसके लिए रखेंगे और कम किसके लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट विक्रम सर. बैक कीजिए सर, बैक. नेक्स्ट पार्ट में क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ. सो आई थिंक स्लाइड मिसिंग है. नहीं, मिसिंग नहीं है, होगी सर उस स्लाइड के बाद नेक्स्ट में यही आ रहा है टेक्स्ट में. सर एक बार सब्सिक्वेंट स्लाइड चेक कर लीजिए ना. पूरी सी में है सर, हमें जी यही है सारा. अच्छा नहीं सर, इससे पहले है. हाँ बेटा, चलो ठीक है. नेक्स्ट में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ. विक्रम सर. सर स्लाइड में यही है.
ओके, क्लासिफिकेशन वैसे है बीच में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स की गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which neither create liability of the government nor reduce assets of the government. राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो ना तो सरकार की देयता में वृद्धि करती हैं और ना ही उनकी परिसंपत्ति में कमी लाती हैं। तो रिवेन्यू रिसीट्स के क्या सोर्सेज हैं? जो रेवेन्यू रिसीट्स है, क्या सोर्सेज है उसके? 2, टैक्स एंड नॉन टैक्स। पहला सोर्स क्या है? टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू क्या है? टैक्स रिवेन्यू कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटीज भी टैक्स ही होती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी बोल देते हैं हम, है वो टैक्स का पार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स रिवेन्यू। नेक्स्ट चेंज कीजिए सर। अब टैक्स क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड फर्म्स। जो एक गृहस्थ पर या एक फर्म पर गवर्नमेंट लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। ये अनिवार्य भुगतान है जो देना ही पड़ता है। टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट, when incidence and impact of tax fall on same entity or person and its burden cannot be shifted to other entity or person, then it is called direct tax. प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को सहन करना होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, वह इसका भार किसी अन्य पर नहीं डाल सकता। तो क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर। क्या एग्जांपल है बेटा इसका? इनकम टैक्स, आय कर, आय पर लगने वाला कर। इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स। किस पर लगा? इंडिविजुअल पर। आप पढ़ते हैं, देखते हैं कि अक्षय कुमार ने हाईएस्ट टैक्स दिया है, कि अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर है। ऐसी कॉर्पोरेशन टैक्स जो किस पर लगता है? कंपनी पर, रिलायंस पर, टाटा पर, इंफोसिस, विप्रो। अब नेक्स्ट क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस, when incidence and impact of tax fall on different entity person and its burden can be shifted to other entity person, then it is। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आप एक याद करें, क्या तरीका होता है बेटा याद करने का? कि डायरेक्ट टैक्सेस का हमने याद कर लिया, इस पर क्या होता है? सेम पर पड़ता है, इस पर डिफरेंट। बस ये चेंज करना है आपको। यहां पर क्या लिखा है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉर ऑन सेम एंटिटी, यहां पर क्या? डिफरेंट। एक ये चेंज हुआ। सेकंड क्या है? इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। सेकंड में क्या है? इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो टैक्स किस पर लगा? प्रोडक्शन करने वाले पर, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन उसने शिफ्ट किस पर कर दिया? कंज्यूमर पर। जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उन सब में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी, हम कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी लगी होती है। हम पढ़ते हैं ना कि इतनी ड्यूटी बढ़ा दी है, इतनी ड्यूटी कम कर दी है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा उसका भार? कंज्यूमर को, जो उसको खरीदता है। एंड जीएसटी, हम सब देखते हैं जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2017 में नया टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। काफी टैक्सेस को सबस्यूम 17 टैक्स को मिलाकर क्या बना दिया हमने? जीएसटी, एक सिंगल टैक्स, जिससे कि प्रॉब्लम कम से कम हो। कीजिए सर, कीजिए।
विक्रम सर कीजिए। एक्चुअल में ये थी जो स्लाइड बीच में मिस हुई थी। ये सर जम्बलिंग हो रखी थी। हाँ सर यही थे ना, आप दिखाइए दोबारा से, इसको दिखाइए एक बार जरा। ये ले यहीं से या पीछे वाले चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, अब रहने लीजिए। अब सेकंड है सर, हाँ बेटा बच्चों, नॉन टैक्स रिवेन्यू। अभी हमने बात की थी टैक्स रिवेन्यू की। एक फॉर्म क्या है, जो रिवेन्यू रिसीट्स है, किससे मिलता है हमें? टैक्स से। सेकंड क्या है? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू आर द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कि जो टैक्स और ड्यूटीज से अलग से मिलती है गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है टैक्स और ड्यूटी, इसके अलावा किन सोर्सेज से मिलती है उनको, तो वो होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू। गैर राजस्व प्राप्तियां जो सरकार को अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं, उसमें कर और जो शुल्क है वो शामिल नहीं होता। जैसे मेन सोर्स क्या है? पहला, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी यूनियन टेरिटरी को लोन दिया है और उससे उसको क्या प्राप्ति हो रही है? इंटरेस्ट रिसीट, उसको ब्याज भुगतान मिल रहा है, ब्याज की प्राप्ति हो रही है, तो क्या है वो? नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। सेकंड क्या है? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो कंपनी है या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से डिविडेंड मिल रहा है। गवर्नमेंट की जो, जैसे बैंक देते हैं, क्योंकि बैंक ने, एसबीआई ने इतना डिविडेंड दिया बैंकों को, तो वो क्या है? रिवेन्यू रिसीट्स, लेकिन टैक्स तो नहीं है ना वो, तो कैसा है, किसमें आएगा? नॉन टैक्स रिवेन्यू में। क्योंकि इस बार का जो पेपर था सीबीएसई का जो 12th में हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे जब लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे आप, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है इसका कंपोनेंट? फी, फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो गवर्नमेंट को हम देते हैं फी के तौर पे, कोई भी फीस देते हैं, फाइन देते हैं, कोई हमने ट्रैफिक लाइट जंप की, फाइन देना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी हमें, तो वो भी किसके सोर्स है? नॉन टैक्स रिवेन्यू के। नेक्स्ट है एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी का उसकी कोई विल नहीं है, कोई इसका वारिस नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। तो ये भी किसका सोर्स है? नॉन टैक्स रिवेन्यू का। विक्रम सर। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट को गिफ्ट और ग्रांट्स मिलते हैं, चाहे बाहर से मिले चाहे इंडिया से, वो सब भी किसके हैं? क्योंकि ना तो उससे उसकी क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी, और ना उसकी एसेट्स में कमी आती है। ऐसी कोई भी रिसीट जो होगी गवर्नमेंट को, जो ऐसी कोई भी प्राप्ति मिलेगी जिससे ना तो उसकी देयता में वृद्धि होगी और ना उसकी मलया है, वो चला गया यहाँ से, उससे क्या करती है गवर्नमेंट? उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट, जब्त कर लेती है। गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, तो वो भी क्या सोर्स है? उसकी जो फिर बेच देती है, उसको पैसे जो आते हैं, तो क्या है वो? नॉन टैक्स रिवेन्यू। एंड स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके एरिया में पहले सीवर नहीं थे, अब सीवर डल जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंटल चार्ज भी गवर्नमेंट ले लेती है। तो देखा हमने, ये है मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था बेटा रिवेन्यू रिसीट्स क्या थी? दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बात कर रहा हूं मैं? रिवेन्यू की बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम उसके नीदर को, उसका एन कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? इधर। नोर का भी एन, दोनों का एन हटा दीजिए आप, क्या बन जाएगा? दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वो प्राप्तियां जो या तो सरकार की देयता
उत्पन्न करती हैं या उनकी परिसंपत्ति में कमी लाती हैं, क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे हम किसी से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं बैंक से, तो क्या बन जाती है हमारी? देनदारी। ऐसे ही सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। क्या सोर्सेज हैं? गवर्नमेंट borrowings and other liabilities. First source क्या है? The government borrows from public, Reserve Bank of India, commercial banks and other financial institutions, foreign governments and international organizations. गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है, पब्लिक से भी लेती है, रिजर्व बैंक से भी लेती है, कॉमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इन सबसे जब उधार लेती है तो उससे क्या होती है? गवर्नमेंट की जो देयता बढ़ जाती है। इट मींस कैसा सोर्स है ये? कैसा स्रोत है? पूंजीगत प्राप्ति। सेकंड है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने किसी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को या यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, ऋण दिया, अब वो उसको वापस ले रही है, तो क्या हो जाएगा इससे? इससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो ये भी कैसी रिसीट है? कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट, अदर रिसीट्स आती हैं। इट इंक्लूड स्मॉल सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो जमा करते हैं पैसा, तो गवर्नमेंट उसको यूज करती है और उस पर इंटरेस्ट देती है, तो उससे भी क्या क्रिएट होती है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी होती है और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है। तो ये भी एक क्या है? गवर्नमेंट की बोरोइंग है स्मॉल लेवल पर। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। आप पढ़ते होंगे विनिवेश, कि विनिवेश किया सरकार ने, हिंदी में विनिवेश बोलते हैं इसको। डिसइन्वेस्टमेंट कि गवर्नमेंट जब किसी अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच देती है, 5% की शेयर बेचकर वो 1000 करोड़ रुपए लेके आएगी। जैसे अगर कोई पंजाब में या कहीं भी है, कोई किसान है और वो चाहता है कि अपने बेटे को पढ़ाई कराने के लिए पैसे चाहिए उसको, अब बैंक से वो ले नहीं रहा, बैंक ने वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं है, बेचारा डरता है वो, तो क्या कर देता है वो कि भाई जमीन है ये बेच देते हैं। जमीन बेचकर पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या कमी आएगी? किस में कमी आएगी? उसकी एसेट्स में, परिसंपत्ति में। सेम ऐसे ही जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स को बेच देती है, तो पैसे तो मिल जाते हैं, बट वो किसका सोर्स है? कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। क्योंकि क्या पढ़ा है हमने कि या तो वो प्राप्तियां या तो सरकार की देयता उत्पन्न हो या उसकी परिसंपत्तियों में कमी आए, इधर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? एक याद करेंगे हम, आप रिवेन्यू रिसीट याद कीजिए कि जो गवर्नमेंट के रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं और रिकरिंग रिसीट्स हैं, वो क्या है? अब वन बाय वन हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है और आप इसका वेट करेंगे, विक्रम सर अभी मत करना। लोन रिसीट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बेटा वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लेती है गवर्नमेंट, तो ये कौन सी रिसीट है? अभी पढ़ा है हमने, ये रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट्स है? सोचिए आप, क्या होगा इससे? नेक्स्ट, इसका आंसर देखिए अब, क्योंकि इससे क्या हुआ है? गवर्नमेंट से बोरो किया है, गवर्नमेंट से लोन लिया है, तो ये कैसी रिसीट है? अभी पढ़ा हमने, कैपिटल रिसीट एज इट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ बेटा देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स, आपको देखना है कोई भी टैक्स जो होता है, कोई भी टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है तो वो कौन सा होता है? रेवेन्यू। पढ़ता ना हमने, रेवेन्यू के टू सोर्सेज थे, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्यों? देखिए इसका आंसर, एज इट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नो रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ना तो इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स कम होती है। नेक्स्ट है रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो पैसा मिला, अभी पढ़ा था हमने, देखिए इसका आंसर आप बता पाएंगे खुद। डिसइन्वेस्टमेंट था ना, अभी पढ़ा था, तो क्या आएगा? कैपिटल रिसीट्स। देखिए आपका ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उससे जो उसको ब्याज की प्राप्ति होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो कौन सी प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति? रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, तो कौन सा है? इंटरेस्ट किस में आएगा? रेवेन्यू। देखिए आंसर, तो हम देख रहे हैं कि जहां पर रेवेन्यू रिसीट्स है वहां पर आती है पूरी डेफिनेशन। कैपिटल रिसीट्स में जो पार्ट, अगर एसेट्स होती है रिड्यूस तो एसेट्स लिखेंगे, अगर होती है क्रिएट लायबिलिटी तो लायबिलिटी लिखेंगे। आप देख रहे हैं डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में क्या है? जब रीजन पूछता है कोई कि जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो जो पार्ट अफेक्ट होता है इधर एसेट्स और लायबिलिटी, वही लिखेंगे। लेकिन जब बात करते हैं आंसर लिखने की हम रीजन में रेवेन्यू, तो दोनों चीज, क्योंकि ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उसके एसेट्स में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था अभी, आपको याद होगा, इससे पहली स्लाइड पे क्या था? कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट, जीएसटी कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, सिंपल है बड़ा। जीएसटी जब भी बात करेंगे टैक्स की, किसमें आएगा? रेवेन्यू में। नेक्स्ट, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। बोरोइंग, किसी भी तरह की बोरोइंग होगी बेटा, गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो क्या होगा? उससे उसकी क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी। तो क्या होगा ये? कैपिटल रिसीट्स। देखिए आंसर, अब आप देखेंगे कि एक रेड में लिखा है, ग्रीन में। रेड में क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी इससे क्या है? बढ़ रही है, गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ रही है। जो रिवेन्यू है ग्रीन वो होना चाहिए, सरकार की कोई उससे ना तो देनदारी बढ़ती है ना ही उसके एसेट्स में कमी आती है। तो थोड़ा ट्राई किया है कलर करने के, इसलिए कि आपको थोड़ा याद रहे। नेक्स्ट, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ओएनजीसी, हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स किसका सोर्स है? रिवेन्यू रिसीट्स का। देखिए आंसर, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इनकम टैक्स, फिर वही बात कि जितने भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, वो किस में आती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स में। सिंपल, वेरी सिंपल। आंसर देखिए, टेंथ क्वेश्चन, स्मॉल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ एनएससी। स्मॉल सेविंग किसका पार्ट था? याद कीजिए अभी आप, कैपिटल रिसीट्स का, क्योंकि गवर्नमेंट एनएससी, तो ये भी किसमें है? कैपिटल रिसीट्स में। इससे भी गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। विक्रम सर थोड़ा रुकिए अभी। पहले जो दो पार्ट क्या थे गवर्नमेंट की? रिसीट्स के, प्राप्ति के, इनकम के सोर्स है। अब गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो भी टू टाइप्स के हैं, ठीक है, दो प्रकार के। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नor reduce liabilities of the government। हमने रिवेन्यू रिसीट्स में क्या पढ़ा था? दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। यहां पर क्या हो गया? एनी एसेट्स मींस खर्च तो कर रही है गवर्नमेंट, बट उससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। नेक्स्ट, नोर या और ना क्या हो रहा है उससे? रेड्यूस लायबिलिटी, और ना ही सरकार की उससे जो देता है कम हो रही है। खर्च कर रही है फिर भी देता कम नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी, क्योंकि रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में, रिवेन्यू रिसीट्स में नीदर नोर वर्ड आया है और कोई चेंज नहीं करना आपको। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नोर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे कौन से खर्चे होते हैं भाई? देखिए हम जरा इसके एग्जांपल्स क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है, जो उस पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट,
तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है ना खाली, उसका जो प्रिंसिपल है वो तो नहीं हो गया। तो अभी भी क्या है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी ऐसी ऐसी है, वो कम नहीं हुई है। नेक्स्ट, सैलरीज एंड पेंशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती है और पेंशन मिलती है, उससे ना तो सरकार की एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पर खर्च करती है। जैसे अब देख रहे हैं कि लॉकडाउन में पुलिस, एसएसपी, ये सब लोग लगे हुए हैं और जो पैसे खर्च कर रहे हैं कि भाई ये प्रोविजन खाने का, इसका और इनके लिए रहने का, क्वारंटाइन में ये सब करने का, तो वो कौन सा खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो वो खर्चा भी कैसा है, गवर्नमेंट का राजस्व व्यय, वो व्यय जिससे ना तो सरकार की एसेट्स परिसंपत्ति में बढ़ोतरी होती है और ना ही उसकी देनदारी में कमी आती है। सब्सिडीज, आर्थिक सहायता जो सरकार देती है फर्टिलाइजर पर, फूड पर, तो उससे भी क्या होता है, यही ना सरकार की कोई एसेट्स बढ़ रही है और ना उसकी लायबिलिटी कम हो रही है। नेक्स्ट, ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, वो ग्रांट्स देती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो उससे भी जो भारत सरकार है उसकी नहीं होती। हाँ, इवन तो किसी राज्य की हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की। तो ये भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स टू स्टेट, अनुदान देना, अनुदान एंड अदर्स, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के डेली के, वो सब किस में आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो बेटा जैसे हमने देखा, दो एक्सपेंडिचर विच नीदर, अभी हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ईदर those expenditure which either create any assets or reduce liabilities of the government, वो खर्चे जिनसे या तो सरकार की एसेट्स जनरेट होती है, सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, या उसकी देन में कमी आती है। जैसे एक पर्सन ए है, एक बी है, एक ने बैंक से लोन लिया 5 लाख, बी ने भी 5 लाख लोन लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैं जरा आप समझिए। सर जरा रुक जाइए अभी एक मिनट। तो ए ने 5 लाख का लोन लिया, बी ने भी 5 लाख का लोन लिया था बैंक से, लेकिन ए ने अभी अपने बेटे के बर्थडे पे खर्च किए 2 लाख रुपए। तो वो कैसा खर्चा है, रिवेन्यू या कैपिटल? जो दूसरा बी पर्सन है उसने भी 2 लाख खर्च किए, लेकिन क्या किया, रिपेमेंट किया, लोन की वापसी कर दी। तो पहले वाले का खर्चा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना तो उसने कुछ अपनी लायबिलिटी कम की है और ना एसेट जनरेट किए हैं। सेकंड वाले ने क्या किया, अपनी लायबिलिटीज में कमी लेकर आ रहा है। तो ऐसी एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी सरकार एक्वायर करती है, खरीदती है, परचेज करती है, तो उससे क्या क्रिएट होती है, गवर्नमेंट की एसेट्स। किसके सोर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, तो उससे भी क्या जनरेट होती है, गवर्नमेंट की एसेट्स। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। देखिए आप डिफरेंस देखेंगे, एक अभी हमने देखा था लास्ट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन, वहां पर वर्ड यूज किया हमने ग्रांट, अनुदान। यहां पर क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस, जो ऋण, सरकार जो ऋण देती है, किसको, राज्य सरकारों को या यूनियन टेरिटरीज को, तो वो किसका सोर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्यों, क्योंकि उससे गवर्नमेंट की एसेट्स जनरेट होती है, जबकि ग्रांट से ना तो एसेट जनरेट होती हैं और ना ही लायबिलिटीज में कमी आती है। तो जब बात करेंगे हम ग्रांट्स की, तो वो आएगा बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर बात है लोन की, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर हम देखें रीपेमेंट, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसको वापस कर दिया, ऋण का पुनर्भुगतान
सरकार ने जो ऋण लिया था, उधार लिया था, उसका भुगतान कर दिया। तो क्या कमी, किसमें कमी आएगी? उसकी देनदारी में। जब देनदारी में कमी आ रही है उसकी, दैट मीन्स इट रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक क्या, किसका एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, बुलेट ट्रेन, हॉस्पिटल्स। ये भी क्वेश्चन इस बार पेपर में आया हुआ है 12th के, कि स्कूल की कंस्ट्रक्शन पे खर्च करती है गवर्नमेंट, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल और रिवेन्यू। क्या है वो? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स जनरेट होती है, गवर्नमेंट की परिसंपत्ति बढ़ती है। तो इस तरह से देखा हमने। बस सर, विक्रम सर रुक जाइए अभी। अगर आप चाहें तो इसमें बच्चों से आंसर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के, अगर चैट बॉक्स ओपन हो उनका, क्योंकि हमने उनको बता दिया है रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के विद आंसर। ठीक है, मोहन सर कर सकते हैं क्या चैट बॉक्स ओपन? फर्स्ट क्वेश्चन विक्रम सर डालिए। बच्चों दीजिए बेटा आंसर इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान कर रही है अपने ऋण पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। रिवेन्यू, रिवेन्यू। अब देखिए इसका आंसर बेटा, आंसर देखिए और इसका विक्रम सर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका एग्जांपल बिल्कुल सही दिया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, छा गए बच्चों, बेटा छा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सर थोड़ा वेट करना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। कैपिटल। वाओ वाओ, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए इसका आंसर कैपिटल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कैपिटल लिखा है, इट मींस आप समझ गए हैं। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ऋण का पुनर्भुगतान किया, पुनर्भुगतान किया ऋण का, जो उधार लिया था वापस दे दिया। सरकार ने अपना लोन रीपेमेंट, वापस कर दी, ऋणों की वापसी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए इसका आंसर, चेक कीजिए बेटा अपना आंसर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, केबीसी की तरह खेल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो राज्यों को अनुदान दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ग्रांट है बेटा, ये लोन नहीं है, ऋण नहीं है, अनुदान है, अनुदान, 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 दान कर दिया, अनुदान। इसमें थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आपने इतना अच्छा किया है। आज तो फर्स्ट डे है और थोड़ा टेक्निकल इशू भी काफी रहा है मेरी तरफ से, सॉरी फॉर दैट बेटा, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि जो मैंने प्लानिंग की थी वो सारी फेल हो गई है। एक्चुअल में मुझे अपने ऑपरेट करना था खुद थोड़ा, लेकिन बड़ा अच्छा हेल्प कर रहे हैं सर, मेरी टीम वर्क है सर ये। ठीक है बेटा, देखिए आंसर, देखिए आंसर विक्रम सर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही है आंसर ये। ठीक है, जिनका थोड़ा नहीं सही आया कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने अच्छा किया है, मैं तो मतलब इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सपेंडिचर इनकर्ड और स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप पे सरकार ने खर्च किया है, स्कॉलरशिप पर, तो क्या होगा, क्या सरकार की एसेट्स जनरेट होती है स्कॉलरशिप से, या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है कम होती है? रूटीन खर्चे हैं, तो रोजमर्रा के खर्चे हैं, सरकार करती रहती है, तो कौन सा आता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर, चेक कीजिए अपना आंसर, रिवेन्यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, ऐसे ही पुडुचेरी, दोनों में क्या कॉमन है? वहां पर भी विधानसभा है, हमारे यहाँ पे विधानसभा है। अब एक नया राज्य बना है, वो यूटी बना है, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी विधानसभा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हल्का सा, मैं आदत से मजबूर हूं बेटा, रह नहीं पाता बताने के लिए। वेरी गुड, लोन एंड एडवांसेस, इनक्रेडिबल, छा गए बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए अब आंसर अपना चेक कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी जब देती है गवर्नमेंट, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्या गवर्नमेंट की एसेट जनरेट होती है? क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है? वेरी गुड, यही देखनी है हमें, दो चीज देखनी है खाली बस। देखिए इसका आंसर, आप चेक कीजिए अपने आंसर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेजोरिटी 95%, 98, 99% बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं, 99%, बल्कि मैं कहूं 99.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। सब्सिडीज पर खर्च सरकार जो करती है, सब्सिडीज पर। वेरी गुड, सब्सिडीज पढ़ा था आपने अभी, आपने इट मींस नोट किया है सब कुछ, जो मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी रखें और नोट करें मेन मेन चीज, तो आपने नोट की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे लिसनर हैं आप, वेरी गुड। बेटा मेरे पार्ट में थोड़ा सा मतलब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बट क्या करूं मैं, ये टेक्निकल इश्यूज है, मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर होती है। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं अब घर में सब लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज वन थिंग इज सर्टेन, दैट इज अनसर्टेनिटी। एक चीज सर्टेन है खाली, क्या है? अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। जैसे आज मैंने इतनी प्लानिंग की थी सब कुछ अच्छा करने की, काफी कुछ, लेकिन चलो खैर। देखिए बेटा इसका आंसर, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, बिल्कुल सही, आपका मेजोरिटी का आंसर सही है, मेजोरिटी का, सभी का सही है, सभी का। अपने लिए बिग क्लैप, एक बार बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज हमने वहां लिखा नहीं शायद, लेकिन डिफेंस सर्विसेज जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्या है? रिवेन्यू, 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 क्योंकि इससे भी सरकार की, थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है हल्का सा ये थोड़ा, क्योंकि उसको अज्यूम ये करते हैं इसमें हम कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। सर इसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि डिफेंस सर्विसेज में डिफेंस के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हम सैलरी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात है ना, सर्विसेज पर सर, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं कोई चीज तो वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्विसेज पर। जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। गवर्नमेंट ने परचेज की मशीनरी, वेरी गुड, देखिए इसका आंसर, कैपिटल। तो विक्रम सर अब चाहें तो आप पोल कर लीजिए एक बार, बच्चों को समझ आया नहीं आया कुछ, 1 मिनट के लिए।
एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, वेल डन, सभी छा गए बेटा फर्स्ट टाइम में। I'm relaunching the poll so students can once again they can share their feedbacks, क्योंकि वो पहले वाला था सर। This time the percentage is much higher. More than 90% have understood the concept. More than 90%. And still the ratio is going up. So in next 10 seconds, I am just ending the poll. We have received the response of almost 1,000 students. 1,002 students. Yeah, I think that is a sufficient poll result. Yeah, and now I am ending the poll. Yeah. So the share the results. I am just sharing it. So Ajay sir, you can continue that the result is 91% have understood. स्टॉप कीजिए सर। हाँ, पोल इज स्टॉप सर, पोल हो गया स्टॉप। Now next slide is ready. रेडी। कीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड क्लिक कीजिए सर। बेटा ये इस बार का बजट है, जो गवर्नमेंट का बजट था इस बार, तो उसमें रुपी कम्स फ्रॉम, रुपा कहां से आता है। इट मींस ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है। अगर आप देखें, इनकम टैक्स 17%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, नॉन टैक्स रिवेन्यू, तो यहां तक का ये पार्ट क्या है, किसका सोर्स है, रिवेन्यू रिसीट्स का, और रिमेनिंग कैपिटल रिसीट्स का। ऐसे ही सर चैट बंद कर दीजिए विक्रम सर, चैट बॉक्स। सर चैट बॉक्स मोहन सर के एंड पे होगी। अच्छा मोहन सर, बच्चे बोल रहे हैं बंद कर दीजिए, थोड़ी देर में अभी करेंगे सर। फिर नेक्स्ट है रुपीज गोज टू, जहां पर सरकार खर्च करती है। इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पेंशंस, सब किसका शेयर है सारा ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, जो शेयर है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, टैक्सेस का। तो जो अदर एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये कुछ पार्ट है खाली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट है हमारा बजट का, वो क्या था, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू, इट इनकर्स अ डेफिसिट। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है अपनी आय से, कोई भी, हम ये बोलते हैं ना कितनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो क्या बोलते हैं, घाटा, कि घाटा हो गया यार मुझे। तो देयर आर वेरियस मेजर्स, तो गवर्नमेंट कई मेजर्स हैं, उनसे कैप्चर करते हैं गवर्नमेंट के डेफिसिट को। देखिए सर, चैट ऑफ कर दीजिए सर, मोहन सर, विक्रम सर, क्लिक कीजिए सर। revenue deficit. The revenue deficit refers to excess of government's revenue expenditure over revenue receipts. राजस्व घाटा कौन सा घाटा होता है, जब सरकार का राजस्व जो व्यय है उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होता है, अधिक होता है। कैसे निकालते हैं राजस्व घाटा, कि राजस्व प्राप्ति ज्यादा
सर रुकिए एक मिनट सर। हाँ रुक गया सर। राजस्व व्यय ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? राजस्व घाटा। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट शो फिस्कल इनडिसिप्लिन। इट मींस गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा खर्च कर रही है अपनी आय से और गैर जरूरी खर्चे कर रही है। सेकंड, इट शो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, वेस्ट कर रही है मतलब रिसोर्सेज को। थर्ड, it implies that government is this saving. Government is using up savings of other sector of the economy to finance its consumption expenditure. अजय सर, तो सरकार है अपने। अजय सर, हाँ जी सर। as it is already 10 Yes, sir. a.m., I think we should leave this concept of deficits because it will not be completed within the given time. So, as we can see the time, it is 2 minutes past 10. अभी 5 मिनट तो बच जाएंगे। 5 मिनट एक रुकिए एक मिनट सर, रुकिए। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। कई बार सरकार इस घाटे को दूर करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, कुछ शेयर्स है, उनको बेच देती है, उससे पैसा लेकर आती है। और अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट, ईदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और रेज रेवेन्यू। और सरकार को सिग्नल देती है ये कि या तो सरकार अपना खर्चा कम करे या अपनी आय को बढ़ाए। नेक्स्ट डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जो हम मेन बात करते हैं, जो आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, राजकोषीय घाटा। सरकार का राजकोषीय घाटा क्या है? तो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़कर सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो क्या होती हैं? कुल खर्च से कम होती हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला देखा हमने। सेकंड क्या है? इसी बात को कैसे बोल सकते हैं हम, कैसे निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड किया, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। जो 3 सोर्स थे ना कैपिटल रिसीट्स के, उसमें हम बोरोइंग को छोड़ देंगे, रिकवरी ऑफ लोन और द स्मॉल सेविंग्स, उनको ऐड करके इसमें बोरोइंग जो है वो छोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें? फिस्कल डेफिसिट। और थर्ड क्या है? गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है होम से, आरबीआई से और एब्रोड से, तो क्या मिलता है हमें? कुल बोरोइंग। दैट मींस फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कुल बोरोइंग जो गवर्नमेंट ने की है, उसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जो उधार के बराबर होता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं विक्रम सर? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है ज्यादा, तो हमने पढ़ा था कि क्या होगा उससे? महंगाई बढ़ जाती है, कई बार महंगाई का प्रेशर बढ़ जाता है। सेकंड, ए कंट्री हैज टू फेस डेट ट्रैप, ऋण जाल में फंस जाती है, क्योंकि हमने सरकार उधार ज्यादा ले रही है, उधार पर क्या देना पड़ेगा उसको? ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज का भुगतान क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मींस जो डेवलपमेंट है वो तो कर नहीं पाएगी, ज्यादा खर्च किस पे कर रही है? ब्याज के भुगतान पर, तो वो ऋण जाल में फंस जाती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि जब वो ब्याज का भुगतान कर रही है, खर्चा किसमें जा रहा है? ब्याज का भुगतान कोई इंसान है, कोई एक व्यक्ति है, उसने उधार लिया है, तो क्या कर रहा है वो? अपना घर तो बना नहीं पाएगा, पहले क्या करेगा कि भाई ब्याज जो मैंने उधार लिया है उसका ब्याज दूंगा बस। ठीक है? इसी तरह सरकार, इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की देयता तो बढ़ी रही है, पता ही है हमें, ये सरकार उधार ले जा रही है। और लास्ट, फॉरेन डिपेंडेंस, अगर हमने बाहर से उधार लिए से पहले हम लेते थे, तो उससे क्या है, वो फिर हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट के। नेक्स्ट, को पता है फॉर्मूला बेटा? दीजिए विक्रम सर। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, इस तरह हमने देखा है। तो बेटा ये था हमारा पूरा। और नेक्स्ट डेफिसिट,
3 टाइप्स के डेफिसिट है हमारे पास। अरे जो भी see whatever you are teaching, teach well, do not rush through it. ठीक है सर, अब एंड कर देते हैं सर। हाँ, जल्दीबाजी मत कीजिए खत्म करने के लिए। जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ाइए, दूसरा नेक्स्ट क्लास में लेके जाइए। ठीक है सर, ये हो गया, हो गया। Go back to the last slide and explain it to them. The last slide with those 3 expenditures that you have said, that kindly explain it. I think that would help. Don't rush. विक्रम सर, हाँ, इसको ढंग से समझाइए, इसको ढंग से समझाइए और खत्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वहां से शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, जैसे बताया मैंने आपको कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है बेटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब वो कितनी थी, प्राप्तियां 80 और जो घाटा था, वो जो खर्च है, कुल व्यय है, राजस्व व्यय वो कितना है 100, 100 माइनस 80 तो कितना आया 20 अरब। यूनिट इसमें किसमें दिया था, अरब। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई का। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या था, फिस्कल डेफिसिट। तो क्या फॉर्मूला देखा था आपने अभी, टोटल एक्सपेंडिचर। सर जरा विक्रम सर स्लाइड चेंज कीजिए जरा, बैक में ले जाइए जरा, बच्चों को दिखाइए प्रीवियस स्लाइड। तो बेटा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 110, रिवेन्यू कितना है 100, तो टोटल किस में आएगा, दोनों को ऐड करेंगे ना। अब नेक्स्ट करिए सर, विक्रम सर नेक्स्ट कीजिए। स्लाइड चेंज कीजिए सर। बेटा रिवेन्यू तो यही है ही नहीं, बस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। राजस्व जो व्यय कितना था 100 और राजस्व प्राप्ति कितनी थी 80, डिफरेंस कितना आया 20। ऐसे ही हमने देखा फिस्कल में टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया 100 प्लस 110 कैपिटल और रिवेन्यू को मिलाकर, माइनस रिवेन्यू सीट कितनी है 80 और जो कैपिटल रिसीट्स है 95, दोनों को ऐड करके हमें कितना है 35। Sir, I think we should enable the chat box so that students can comment. हाँ, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज भुगतान माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, प्राथमिक घाटा। तो हमने 3 घाटे की बात की थी, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान सबसे सिंपल होता है निकालना। ऐसी राजस्व घाटा भी क्या है, सिंपल, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। लिटिल बिट डिफिकल्ट हल्का सा क्या है, राजकोषीय घाटा, क्योंकि इसमें क्या करना होता है हमें, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कर लिया हमने, कितना है 100 प्लस 110। अब माइनस क्या करना होता है, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स सारी, लेकिन उसमें हम बोरोइंग को ऐड नहीं करेंगे, तो जो बोरोइंग को छोड़कर, इसमें तो बोरोइंग दी नहीं है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यही दिखा हुआ है कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, उधारी को छोड़कर जो। Ajay sir, I have a table from 2018-19 budget data where we can teach them through the actual data all these deficits. एक्चुअली ये सारे पेपर से ये क्वेश्चन ये 2011 से है, हम उससे दिखा सकते हैं, लेकिन अभी बात जो कर रहा हूँ मैं, जो स्लाइड में है उससे बात कर रहा हूँ ना, ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर ठीक है बेटा, तो ये हमारा बजट था कुल, ये हमने देखा 3 पार्ट्स में। Kindly throw the chat box and seek the feedback and wind up the session. ठीक है सर। और बेटा आप देखेंगे इसमें स्लाइड्स में नेक्स्ट में एक न्यूमेरिकल और है, और आपके लिए होम असाइनमेंट भी है। सर थोड़ा चेंज कीजिए विक्रम सर, अब बताने का नहीं है, बच्चों के लिए है। सर चेंज कीजिए विक्रम सर, नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो इससे। ये है आपके लिए होम असाइनमेंट बेटा, क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो आने लगे हैं हमारे पेपर में, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप देख लेंगे, वीडियो में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट। ये लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस हैं। आपको इससे बाहर मैक्स कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, शायद सारा आपका हो जाएगा। पूरी यूनिट इन क्वेश्चन से जो बताया गया है इस स्लाइड्स के अंदर हो जाएगा, ऐसी होप की जाती है। और आप जो बजट है 2020-21 का, उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्या प्रोविजंस हैं उसके, क्या कुछ है। सर चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए सर। नेक्स्ट। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट आप पढ़ लेंगे सर। बच्चों बेटा पढ़ लेना है, सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाद में दिए हैं क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, क्योंकि बेटा ये टेक्निकल इशू की वजह से मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आपको जो मैं चाहता था जिस तरह से बताना, थोड़ा हिकअप आ गया, टेक्निकल स्नैग। ये आपका ये है एक्टिविटी लास्ट में, कि आपको अपना घर का बजट बनाना है 1 महीने का। हर बच्चा हलवा खाने के बाद अपने घर का 1 महीने का बजट बनाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेरेमनी होती है, आप पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बजट में, कि बजट बनाने से पहले हलवा बनाना है, हलवा खाते हैं, फिर उसके बाद सेरेमनी शुरू होती है। तो हलवा हलवा सेरेमनी बोलते हैं उसको। आप पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे, कभी देखना, जरा पढ़ना नेट पे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। विक्रम सर अगर चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं पोल एक बार लास्ट में, कैसा सेशन रहा है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर बेयरिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। लेकिन आपका जो सारा कंफ्यूजन है वो वीडियो आप देखना आराम से हो जाएगा ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है पीपीटी चलने में। थैंक यू अजय सर, विक्रम सर, अमित सर। थैंक यू सर, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं सर डोंट आफ्टर Ajay sir, given the technical restrictions, it was a wonderful session by you और बहुत अच्छे से आपने इसको मैनेज किया है। ये क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन